हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की हमारी वीडियो है 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की ही सेकंड वीडियो है, जिसका टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसा कि नाम सुजेस्ट कर रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है कि एलिमेंट्स या एटम्स वो कैसे कंबाइन करते हैं आपस में। तो पहले के टाइम में जो होता था, साइंटिस्ट बात करते थे तो वो कंपाउंड्स की बात करते थे, गैसेस की बात करते थे। लेकिन जो बाद में हमने सर्च किया कि कंपाउंड क्या चीज़ है, वो कैसे जुड़ा होता है आपस में, किस कॉम्बिनेशन में एटम्स कंबाइन करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली 5 लॉज होते हैं जो उनको लीड करते हैं। उन्हीं का नाम पड़ा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं, हम बोलते हैं देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 5 लॉज में जैसे आपके पास फर्स्ट लॉ हमारे पास आता है, फर्स्ट लॉ जो केमिकल कॉम्बिनेशन में आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो ये जो पॉइंट होता है कंजर्वेशन, कंजर्व का मतलब होता है बचाना। कंजर्व का मतलब होता है बचाना, या हम बोल सकते हैं चेंज नहीं होने देना। ठीक है, चेंज नहीं होने देना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि कंजर्व किसको करना है? मास को कंजर्व करना है, मतलब मास को चेंज नहीं होने देना है। तो ये लॉ क्या कहता है कि मास, देखो दो दो टर्म्स में हम इसको बोल सकते हैं। पहली बात हम बोल सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट का मास जो होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। या क्योंकि मास जो है वो, जब हम मैटर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं एनीथिंग विच ऑक्युपाइज मास। ठीक है, और मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है? एटम्स मॉलिक्यूल्स। तो मास रिएक्टेंट भी उससे ही बने हैं। तो उसमें हम सेकंड वे में क्या बोल सकते हैं? हम बोलते हैं मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो आप मैटर को बना सकते हो, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलें कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो ये इक्वेशन है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन है। अब हम जानते हैं कार्बन का मास होता है 12 ग्राम्स, ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम्स, 2 टाइम्स है, ये बन जाएगा। और यहाँ पे देखो, अब 16 टू जा 32, 32 प्लस 12, ये आ गया 44 ग्राम्स टोटल। और यहाँ पे कार्बन का मास 12 प्लस 16 इंटू 2, तो ये भी टोटल कितना हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ देखो, जितने भी हम लॉज करेंगे मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको दोबारा रिकॉल करने के लिए उनको इनको आपको कभी भी क्रैम नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि पहला लॉ है, हमने बोला कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैंने बोला कंजर्व का मीनिंग याद रखना है। कंजर्व का मतलब होता है कि चेंज नहीं होने देना। चेंज नहीं होने देना मतलब कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि मास कांस्टेंट रहेगा। मास किसका कांस्टेंट रहेगा? जब कोई रिएक्शन होगा, जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे तो रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। देखिए यहां से याद रखेंगे हम, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स। प्रोपोर्शन का मतलब होता है, प्रोपोर्शन वर्ड बना पार्ट से। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि फिक्स पार्ट रहेंगे कॉम्बिनेशन में। जैसे कि सपोज करो हमने बोला कि वाटर एक कंपाउंड है ना। तो वाटर की फॉर्मेशन जो है, वाटर के बनने के तरीके अलग अलग है। हम बोल सकते हैं रेन वाटर, है ना। आपको बोला जा सकता है रेन वाटर का फॉर्मूला बताओ। आपको बोला जा सकता है कि डिस्टिल्ड वाटर का फॉर्मूला बताओ। आपको बोला जाता है पॉन्ड वाटर का फॉर्मूला बताओ। तो क्या वाटर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं, वाटर का फॉर्मूला यही रहेगा हमेशा। अगर आपको बोलेंगे कि रिवर वाटर का फॉर्मूला बताओ तो आप बोलोगे H2। आपको बोलेंगे सी वाटर का फॉर्मूला, आप बोलोगे H2। वो तो कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि कोई प्योर केमिकल कंपाउंड जो है उसके बनने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, चाहे उसको लैब में बनाओ, चाहे आप पानी को लैब में बनाओ, चाहे आप बारिश का पानी ले लो, चाहे कोई और वे में वाटर ले लो। लेकिन उसमें जो रेशो रहेगी मासेस की, जैसे हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम्स, और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम। तो ये रेशियो क्या रहेगी? 1:8।
ठीक है। अब चाहे कोई भी वाटर है, कहीं से भी उसका वे ओरिजिनेशन कहीं से भी है वाटर की, उसमें जो बाईमास रहेगी वो फिक्स रहेगी और वो रहेगा 1:8। तो ये लॉ क्या कहता है, देखो ये लॉ क्या कह रहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड जो है ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स रेशियो बाय मास, वो हमेशा सेम एलिमेंट्स रहेंगे और रेशियो बाय मास भी उनकी हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे वाटर फ्रॉम ड्रेन, वाटर फ्रॉम पोंड, वाटर फ्रॉम टैप, सबका फॉर्मूला क्या रहेगा H2O, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बाय मास रेशियो जो रहेगी वो 1:8 रहेगी और फिक्स रहेगी। ठीक है, ये है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को हम कैसे याद रख सकते हैं, हम रखते हैं याद उसको डेफिनेट, और हम याद रखते हैं उसको डेफिनेट और प्रोपोर्शन। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, प्रोपोर्शन मतलब उसके पार्ट, पार्ट बाय मास। उसके बाद थर्ड लॉ आता है। थर्ड देखो इसमें एक एग्जांपल लिया हमने, 2 ग्राम ऑफ ए मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन गेव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। बोला कोई मेटल जो है, बोल रहा है 2 ग्राम किसी मेटल का बर्न होता है ऑक्सीजन में, और ये क्या बनाता है 3.2 ग्राम इट्स ऑफ मेटल का ऑक्साइड बन रहा है 3.2 ग्राम। ठीक है, फिर बोल रहा है 1.42 ग्राम ऑफ द सेम मेटल, इसी मेटल का 1.42 ग्राम, ठीक है, सेम मेटल हीटेड इन स्टीम टू गिव 2.27 ग्राम ऑफ इट्स। अब उसको स्टीम में हीट किया और ऑक्साइड कितना बना 2.27 ग्राम। ठीक है, तो अब ये आपको पूछ रहा है कि शो दैट डाटा इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कैसे बताएंगे हम, हमें ये बताना पड़ेगा कि मेटल और ऑक्सीजन की जो कॉम्बिनेशन, देखो चाहे मेटल ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बना दी है, चाहे मेटल वाटर के साथ मतलब स्टीम के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बना दी है। हमें अगर ये लॉ ट्रू है तो हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि मेटल के साथ जो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है वो बराबर हो रहा है। देखिए आप, जब 2 ग्राम मेटल है तो मेटल ऑक्साइड बना है 3.2 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितनी जुड़ी है इसमें, ऑक्सीजन जुड़ी 3.2 माइनस 2 मतलब 1.2 ग्राम। ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन कितनी कंबाइन की है, देखो यहां पे ऑक्सीजन कंबाइन की 2.27 माइनस 1.42, ये आ गया 580, मतलब 0.85 और 1.2। लेकिन अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अगले पेज में आ जाते हैं हम। देखो जब जब मेटल 2 ग्राम्स थी, व्हेन मेटल इज 2 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1.2 ग्राम। ठीक है, व्हेन मेटल इज 1.42 ग्राम, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.85 ग्राम। अब इसके मास को आप फिक्स कर दो। जब मेटल 1 ग्राम है, देखिए जब मेटल 1 ग्राम है, जब मेटल 1 ग्राम है, ठीक है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 2, या आप डायरेक्ट इसको लगा दो। जब मेटल 1.42 ग्राम है तो ये कितना होना चाहिए 1.42, ठीक है, ये आ गया 0.6, ठीक है, 0.6 से 142 इंटू 6, देखो ये आ गया 2 के बाद डेसिमल, तो कितना आ गया ये 0.085 ग्राम्स, और वही आया इधर। क्लियर है, कैसे पता चला है हमने, हमने देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है मेटल ऑक्साइड बनाने के, पहला केस क्या बोल रहा है, पहला केस बोल रहा था, देखो मैं दोबारा इसको बताता हूं आपको। पहला केस बोल रहा है कि जब 2 ग्राम मेटल कंबाइन करती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है 3.2 ग्राम, ये बन रहा है मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है इसमें, मास ऑफ ऑक्सीजन है 1.2 ग्राम। ठीक है, अब दूसरा केस क्या बोल रहा है, 1.42 ग्राम मेटल है तो मेटल ऑक्साइड बनता है 2.27 ग्राम। तो ऑक्सीजन का मास कितना है इस टाइम पे, ऑक्सीजन का मास है 0.85। हमें प्रूव क्या करना है कि मेटल के साथ ऑक्सीजन बराबर कंबाइन कर रही है। किसी एक को ले लो, आप इसको भी ले सकते हो। आपने बोला 1.242 ग्राम मेटल है
तो ऑक्सीजन है 0.85 ग्राम, तो 1 है तो कितनी 1.42, और अगर ये वाली 2 है तो कितनी, इसको कम आप कैलकुलेट करोगे तो ये यही आ जाएगा। इससे प्रूव होता है कि ये क्वेश्चन में जो डाटा दिया है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद थर्ड लॉ आता है हमारे पास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब देखें यहां पे हमारे पास थर्ड और फोर्थ लॉ, एक होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और एक होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इन दोनों एक ही तरह के हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम दोनों पढ़ लेते हैं, इकट्ठे पढ़ लेते हैं, बाद में कंफ्यूज करते हैं ये कि कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और कौन सा रेसिप्रोकल। उसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं। जब हम बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, तो हमेशा अपने बात याद रखना है, दो एलिमेंट की बात होती है, दो एलिमेंट याद रखने हैं अपने। मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट है, ठीक है, तो और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में तीन एलिमेंट है। अब मैं समझाऊंगा आपका कैसे है। ये लॉ कहता है कि जब कोई दो एलिमेंट, मान लो एक ए और एक बी है, ये बोलता है जब कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं लेकिन एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये बोलता है कि अगर आप किसी एक की रेशियो को फिक्स कर दो, अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स हो जाए तो दूसरे एलिमेंट के जो मासेस उस फिक्स मास के साथ कंबाइन होते हैं, या तो वो आपस में बराबर होते हैं या वो एक दूसरे के मल्टीपल्स होते हैं। देखो आप, इसीलिए नाम पड़ा मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। देखो कैसे, मान लो ये एक एग्जांपल लिखा है हमने, वाटर और H2O2, दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम, ठीक है। अब मान लो मैं हाइड्रोजन को फिक्स, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। अब मैं हाइड्रोजन को फिक्स, कुछ भी कर सकते हो आप फिक्स, ये जरूरी नहीं है कि 2 करना है, 5 करना है, 10 करना है, आप चाहे 2 करो, 1 करो, 1.5 करो, 3 करो, आपकी मर्जी है। मैंने क्योंकि आमने सामने दिख रहा है 2 ही, तो मैंने 2 ही फिक्स कर दिया। तो इसका मासेस दूसरे के जो कंबाइन हो रहे हैं वो बोल रहा है आइदर इक्वल, या तो ये 16, ये भी 16 होता, या मल्टीपल। देखो 16 का मल्टीपल है 32, हम जानते हैं 16 2 जा 32। ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म more than two compounds, then the different masses of one element which combines with fixed mass of the other, their simple whole number ratio। वो बोल रहा है कि एक का मास जब फिक्स है तो दूसरे के जो मासेस उस फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं वो आपस में मल्टीपल्स में, होल नंबर मल्टीपल्स में। ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। उसके बाद इसमें और एग्जांपल भी दे सकते हैं हम, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी एक बहुत बेसिक एग्जांपल आता है इसका, N और O क्या बनाते हैं, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। जल्दी से बताता हूँ आपको, नाइट्रोजन के मासेस यहाँ पे 14 2 जा 28, 28, 28, 28। ऑक्सीजन के मास 16, 48, 64 और 80। अब नाइट्रोजन को ही फिक्स कर देता हूँ 28 पे, तो 16, देखो 16 से अगर मैं सबसे छोटे से सभी को डिवाइड कर दूं इनको, तो आप देखते हो ये सारे 16 के ही मल्टीपल हैं। 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। ये लॉ कहता है, अगर होल नंबर रेशियो की बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये 1, ये 3, ये 4, ये 5, ये होल नंबर में कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। ये बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट लॉ आता है, वो होता है, जैसे देखो एक एग्जांपल दिया, कार्बन ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड, कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दिस कंपाउंड इज 42.9 while in other is this, show that law of agreement with multiple। इसमें क्या करना है आपने, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो एक पे कार्बन का कंटेंट दिया आपको, देखो कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, एक में कार्बन का कंटेंट है 42.9 और दूसरे कंपाउंड में 27.3, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 57.1, यहाँ पे ऑक्सीजन है 72.7, ठीक है। अब आपने इसको फिक्स कर देना किसी को भी, अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया
ठीक है, तो मैंने बोला 42.9 अगर कार्बन है तो ऑक्सीजन कितनी है 57.1, अगर एक कार्बन है तो डिवाइडेड बाय 49 42.9, और अगर इतनी कार्बन है दूसरे कंपाउंड वाली, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय, और आप देखोगे कि ये जो आंसर आएगा वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है, अगर कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और दो से ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं, सॉरी एक से ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं, तो एक का मास अगर आप फिक्स कर दें तो दूसरे के मास से जो उसके साथ कंबाइन करते हैं या तो वो बराबर होते हैं या फिर उसके होल नंबर मल्टीपल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लॉ आता है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इसमें मैंने बोला था आपको मल्टीपल और रेसिप्रोकल वाला क्या बोलता है कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट एक के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, एक के साथ कंबाइन करते हैं, तो जो एक एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है उनमें अगर आप उसका मास फिक्स कर दें तो बाकी दोनों के जो मासेस उसके साथ कंबाइन करते हैं या तो वो बराबर है आपस में या वो एक दूसरे के मल्टीपल, वैसे ही मल्टीपल, लेकिन इसमें तीन एलिमेंट होंगे। देखो, when two different elements combine separately with the fixed mass of third element, तीन एलिमेंट आएंगे, ठीक है, the ratio in which they do so will same और some simple multiple of the ratio in which they combine with। देखो इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल के लिए हमने लिए तीन एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। एच और ओ कंबाइन करते हैं तो बनता है वाटर, एस और ओ कंबाइन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, एच और एस कंबाइन करते हैं H2S। पहले मैं इन दो को ले लेता हूँ। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली, सॉरी हाइड्रोजन और सल्फर सेपरेटली कंबाइन करें O के साथ, ठीक है, तो O, ठीक है, पहले मैंने ले लिया H2O, H2O में H कितना है और O कितना है, H2O में 2 और ये 16। दूसरा मैंने लिया SO2, ठीक है, तो O2 में 32 और S की मास होता है 32, ठीक है। अब ये देखो क्या है, ये कॉमन कौन है इनमें, कॉमन है ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और सल्फर अलग अलग ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलता है ये लॉ कि अगर ऑक्सीजन का कॉमन वाले का मास आप फिक्स कर दो तो इन दोनों के मास या तो बराबर होंगे या मल्टीपल्स होंगे। अब देखो ऑक्सीजन के मास को देखो, जब ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम, जब ऑक्सीजन 1 ग्राम है तो हाइड्रोजन का मास है 2/16 ग्राम, ठीक है। अब ये आया हाइड्रोजन का मास। अब दूसरी बात, जब जब ऑक्सीजन 32 ग्राम है तो सल्फर भी है 32, जब ऑक्सीजन 1 ग्राम है तो सल्फर है 32/32, और जब ऑक्सीजन 2 ग्राम है जैसे कि दी है ये, ठीक है, यहां पे भी हाइड्रोजन जब जब ऑक्सीजन 32 ग्राम है तो सल्फर है 32, ठीक है, जब ऑक्सीजन 1 है तो सल्फर है 32, और जब ऑक्सीजन 32 ही है, सॉरी जब ऑक्सीजन 32 ग्राम ही है तो मल्टीप्लाइड बाय, घट गया, ये बचा 32, और यहाँ पे जब ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो हाइड्रोजन 2, जब ऑक्सीजन 1 ग्राम है तो हाइड्रोजन 2/16, और जब ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो ये बना 16। अब देखो एक आया 2 और रेशियो में आया 32, ये आपस में होल नंबर कॉम्बिनेशन है 1:16 का। तो ये जब दो एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं तीसरे के साथ, तो जब हमने तीसरे के मास को फिक्स कर दिया तो वो दोनों आपस में जो कंबाइन कर रहे हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल्स में कंबाइन हो रहे हैं, होल नंबर रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। आपने ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन को और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है आपने। मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट होते हैं, रेसिप्रोकल में 3 एलिमेंट होते हैं। 2 एलिमेंट में हम क्या बोलते हैं, जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट देने के लिए, तो अगर एक का मास फिक्स कर दे तो दूसरे के जो मासेस हैं वो या तो बराबर हैं या एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं। और अगर 3 एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो ये बोलता है कि जब जो 2 एलिमेंट अलग अलग से तीसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो अगर आप तीसरे वाले का मास कॉमन कर दें, कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें, तो दूसरे के जो मासेस हैं या तो वो आपस में बराबर होंगे दोनों या फिर एक दूसरे के मल्टीपल्स होंगे। ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सॉरी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसके बाद
ये एग्जांपल आ गया इसका, ठीक है। जैसे कि ये देखो, वाटर कंटेन्स 88.9% ऑक्सीजन एंड कितने परसेंट हाइड्रोजन, अमोनिया कंटेन्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंटेन्स ये एंड ये, ठीक है। इसमें जो तीन एलिमेंट आपको लेने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन ये परसेंटेज में दी है, आप इसको ग्राम में चेंज कर सकते हो, आप मान सकते हो कि ये 89.9 88.9 ग्राम है, ठीक है। तो इस टाइम पे हाइड्रोजन कितनी है, 11.1 ग्राम। बस ये पुट करने आपने तीनों के कॉम्बिनेशन, इससे बनेगा वाटर, इससे बनेगा अमोनिया और इससे बनेगा नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इससे बनेगा N2O3। कोई भी ले सकते हो आप कॉमन, मान लो इसके साथ ये अलग अलग से कंबाइन कर रहे हैं, ये दो प्रोडक्ट ले लेने आपने और इनके मासेस निकाल के वैसे ही दिखाना है, तो आप देखोगे कि मल्टीपल में ऑप्शन आएगी कि वो होल नंबर रेशियो में आएंगे, फ्रैक्शन में नहीं आएंगे कभी भी, ये मतलब होता है इस लॉ का। उसके बाद लास्ट लॉ आता है इसमें, इसका लास्ट लॉ आता है, चलो मैं इसे बताता हूँ। लास्ट लॉ इसमें के लुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये लॉ क्या कहता है, ये बोलता है कि इफ गैसियस रिएक्टेंट्स reacts together to form gaseous products, they do so in volumes। ये लॉ कहता है कि अगर रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है, क्या बोला, अगर रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है, तो जो आपस में कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, वो हमेशा वॉल्यूम्स में कंबाइन, क्योंकि आपको पता है इंडिपेंडेंट गैस जो वो कभी एटॉमिक फॉर्म में तो होगी नहीं, मोलिकुलर फॉर्म होगी, और मोलिकुलर फॉर्म होगी तो वो मोलिकुल्स की बात की जाएगी, वॉल्यूम की बात की जाएगी, तब कभी भी एटम की बात नहीं होगी, फ्रैक्शन की बात नहीं होगी। जैसे मान लो आपके पास है H2 गैस प्लस O2 गैस टू गिव H2O गैस, ठीक है। तो ये बनेगा जैसे ये 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम और ये 1 वॉल्यूम, सॉरी ये 2 वॉल्यूम, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और 2 वाटर कॉम्पाउंड। ध्यान रखना आपने, गे-लुसिक्स लॉ क्या कहता है, इफ गैसेस रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म गैसेस प्रोडक्ट, इसमें कंडीशन रहती है, लेकिन रिएक्टेंट भी गैस होनी चाहिए, प्रोडक्ट भी गैस होना चाहिए। अगर गैसेस रिएक्टेंट गैसेस प्रोडक्ट बना, गैसेस रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट भी गैसेस बनाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन हमेशा जो होता है वो वॉल्यूम्स में आता है, फ्रैक्शन में नहीं आता है, ठीक है। दे डू सो इन वॉल्यूम्स, या होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं, वो फ्रैक्शनल रेशो में नहीं कंबाइन करते हैं। तो ये हमारी क्लास थी, एक जनरल छोटी सी क्लास, बहुत लंबी क्लास नहीं थी ये क्लास थी हमारी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो आपको ये बताते हैं कि एलिमेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट कैसे देते हैं, कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं। एंशिएंट टाइम में जब साइंस शुरू हुई थी, अर्लियर 70s में, तब जो बात होती थी वो कंपाउंड्स की होती थी हमेशा, उसके नीचे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वगैरह आप जानते हो, वहां पे एटम से नीचे जानते नहीं थे कि क्या होता है, तो डाल्टन ने एटम को ही बोला था स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, तो उससे नीचे जब बात हुई तो पता चला हमें कि एलिमेंट्स के आगे, एटम्स के आगे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो कॉम्बिनेशन होता है और उसके बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उससे ही कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बने हैं, ठीक है। तो ये 5 लॉज जो हैं ये गाइड करते हैं हमें कि कॉम्बिनेशन कैसे होंगे, किस रेशियो में होंगे और कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, क्या एक प्रोडक्ट हर जगह पे एलिमेंटल रेशियो में बराबर रहेगा या नहीं रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो कैसे कंबाइन करेगा वो, ये 5 लॉज उसको गवर्न करते हैं कि एलिमेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। तो ये हमारी एक क्लास थी 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद हमारी अब जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो तब हम करेंगे फिर इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट,
एटॉमिक थ्योरी, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के बारे में आपकी क्लास होगी, वो भी जल्द आने वाली है। तो आपने हमारे चैनल से जुड़ना है और केमिस्ट्री को हम धीरे धीरे से इतना इजी बना के, इतना फंडामेंटल तरीके से आपको बताएंगे कि आप कभी भी, कोई बच्चा नहीं बोल पाएगा कि केमिस्ट्री में मुझे प्रॉब्लम है या केमिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं आपकी स्टडीज़ के लिए। और कोई भी आपके कमेंट्स होते हैं, कोई क्वेश्चन या क्वेरीज होती हैं, तो आप इस पर डाल सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।